नमस्कार। आज किस्सा गोई के अगले अंक में अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना शुरू करने के पहले कल हमारे बहुत से मित्रों ने कल के कमेंट बॉक्स में आप देखिएगा, अहमदाबाद में आतंकवादी गतिविधियों के ट्रायल के बाद कल जो 49 लोगों में 38 लोगों की फांसी हुई है उसके बारे में बताने को कहा था। ये वो लोग हैं जिन्होंने उस समय, उस दौर में 2005, 6, 7 और 8 में पूरे देश को हिला के रख दिया था। और उसी वक्त में जब उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, बनारस और लखनऊ कोर्ट में बम ब्लास्ट हुए थे, तब एटीएस बनाई गई थी, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, एंटी टेरर स्क्वाड यूपी की। उसके पहले आतंकवाद और उससे रिलेटेड जितने काम थे वो एसटीएफ ही देखती थी। मैंने आपको बहुत बार बताया कि मैं एटीएस का संस्थापक सदस्य हूं और एटीएस को ही ये श्रेय जाता है कि इंडियन मुजाहिदीन को जड़ से देश से समाप्त किया गया और इन सारी घटनाओं में जो लोग थे उनको एक एक करके अकाउंट फॉर किया गया। आज मैं अपने किस्सा गोई के परिवार के लोगों से अनुरोध करूंगा कि वो मेरा पार्ट 101, 102, 103, 104, 105 और 106 जरूर देखें। ये पार्ट उस समय के हैं, मेरे उस पीरियड के हैं जब मैं एटीएस में तैनात था। उसमें ये कैसे हुजी और सिमी को इकट्ठा करके इंडियन मुजाहिदीन का गठन हुआ, ये मैंने पार्ट 101 में बताया है, तिथिवार बताया है। 103 में पहली बार संजरपुर, आजमगढ़ का वो गांव, वो मशहूर गांव जो बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद और मशहूर हुआ, संजरपुर से कैसे टेरर लिंक्स जोड़े गए थे, इसका जिक्र किया है। 103 मैंने 23 सितंबर 2020 को अपलोड किया था, 23 सितंबर 2020 को, जिसमें शहजाद उर्फ पप्पू, असदुल्ला खान हड्डी, छोटू, आकिब, समीर, जिन जिन लोगों की जहां जहां संलिप्तता थी उसके बारे में बताया था। 104 में, पार्ट 104 में, ये सीजन 3 था, पार्ट 104 में जो कोर्ट्स में धमाके हुए थे, फैजाबाद, बनारस और लखनऊ के कोर्ट में धमाके हुए थे, बहुत से लोग मारे गए थे, उसका मैं सिलसिलेवार विवरण, क्योंकि मैं उस मौके पर गया था। इसी तरह गोरखपुर में 3 धमाके हुए थे, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट जगहों पे हुए थे। साइकिलों पे जूट के झोले में दूध के जो डिब्बे होते हैं उसमें टाइमर लगा के रखे गए थे। उस समय मैं एसटीएफ में था और उस मौके पर भी मैं गया था एसटीएफ की टीम के साथ। इसका पूरा जिक्र 104 में 105 में, पार्ट 105 में अहमदाबाद में हुए धमाकों का जिक्र किया है, जिसमें 56 लोग मारे गए थे। और उसके बाद पार्ट 106 में बाटला हाउस के एनकाउंटर जो 19 सितंबर 2008 को हुआ था, उसका पूरा विवरण मैंने दिया था। क्योंकि बाटला हाउस एनकाउंटर में हमारे बहुत ही जाबाज पुलिस अधिकारी जो दिल्ली की स्पेशल सेल में थे, मोहन चंद शर्मा, वो शहीद हुए थे। और बाटला हाउस के एनकाउंटर के बाद ही आईएम की, इंडियन मुजाहिदीन का अंत होना शुरू हो गया था। बाटला हाउस एनकाउंटर में इनके 2 प्रमुख आतंकवादी आतिफ अमीन और साजिद, ये मारे गए थे। बाटला हाउस एनकाउंटर के पीछे जो हुआ था वो मैंने सब आपको 106 में बताया है। दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, गंभीर सीरियल ब्लास्ट हुए थे
और उसी को परस्यू करने में मोहन चंद शर्मा को अलग अलग इंफॉर्मेशन मिल रही थी। उनको इंफॉर्मेशन मिली, वो मौके पर गए बाटला हाउस में, जहां इन आतंकवादियों ने उन पर गोली चला दी। उनकी मृत्यु हुई, लेकिन मृत्यु के पहले दो बड़े जो इनके टॉप के लीडर थे, आतिफ अमीन और साजिद, ये दोनों भी मारे गए थे। शहजाद बाटला हाउस एनकाउंटर में ट्रायल इसका हुआ था, जिसमें उसको आजीवन कारावास हुई थी। 105 में, पार्ट 105 में मैंने जयपुर के सीरियल ब्लास्ट का भी जिक्र किया है। 106 में दिल्ली के, मैंने बताया कि 106 में दिल्ली का सीरियल ब्लास्ट और उसके सीक्वेंस में बाटला हाउस एनकाउंटर के बारे में बताया था। अहमदाबाद में सबसे पहले इनका ट्रायल शुरू हुआ। उनमें से वो लोग भी थे कुछ जिन्होंने वहां स्थानीय रूप से आतंकवादियों की मदद की थी। वो लोग भी थे जिन्होंने कुछ उनको सामान मुहैया कराया था। वो लोग भी थे जो उसमें रैकी करने में शामिल थे। और धीरे धीरे एक एक करके यूपी एटीएस ने बहुत मेहनत करनी पड़ी थी उस समय, मैंने उन सब में बताया है। जैसे असदुल्ला हड्डी के लिए उस संजयपुर गांव में घुसना मुश्किल है। आजमगढ़ की टोपोग्राफी और वहां की ज्योग्राफी के बारे में जो लोग जानते हैं, पुलिस का आदमी चाहे सादे में चाहे वर्दी में घुस नहीं सकता। और जाने कितने जतन करने पड़े हमारी आजमगढ़ यूनिट को असदुल्ला को पता करने के लिए, उसके घर का पता करने के लिए, उसकी लोकेशन जानने के लिए। उसकी शादी का रिश्ता लेकर एटीएस के लोग अलग अलग भेष में वहां गए थे। बाकियों के घर का पता करने के लिए और उनके मूवमेंट का पता करने के लिए हैंडपंप लगाने वाली एजेंसी का नाम लेकर उसके पैर छपवाकर इस तरह से वहां गए थे। और एक एक करके सारे इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों को अकाउंट फॉर किया गया था। कल जिन 38 लोगों को फांसी हुई है, उनमें से 7 उत्तर प्रदेश के हैं और ज्यादातर एटीएस के गिरफ्तार किए हुए हैं। जो 7 उत्तर प्रदेश के आतंकवादी हैं, उनमें अबू बशर जो इनका नेता है, जो इनका जो शुरुआत से इंडियन मुजाहिदीन के गठन के समय से उसका सदस्य रहा है, जीशान अहमद, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद आरिफ, सैफुर रहमान, अब्दुल रहमान और शकील लोहार, ये उत्तर प्रदेश के हैं। उन 38 लोगों में जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है। अंत यही नहीं है, अखबारों में मैंने इसका और भी रिएक्शन देखा है कि इसकी हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। ये पहला ट्रायल है अहमदाबाद का, एविडेंस बेस्ड ट्रायल है अहमदाबाद का। इसके बाद ये जयपुर के सीरियल ब्लास्ट के लिए कोर्ट में इनका ट्रायल होगा। फिर दिल्ली के सीरियल ब्लास्ट के लिए कोर्ट में इनका ट्रायल होगा। तब ये उत्तर प्रदेश में कोर्ट के सीरियल ब्लास्ट, गोरखपुर के ब्लास्ट, इनके लिए इनका ट्रायल होगा। मतलब मैंने उन सभी, आप इसको देखें जरूर, 103, 104, 105 जरूर देखें। बाटला हाउस के लिए 106 देखें। मैंने जिस सिलसिले से मैं जहां जहां पोस्टेड रहा हूं, उस सिलसिले से, यानी कोसोवो के वृत्तांत के बाद जैसे ही मैं कोसोवो से आया और एटीएस मैंने ज्वाइन की, उसी कोसोवो के ठीक बाद वाले जो एपिसोड्स हैं वो सब एटीएस के हैं और इंडियन मुजाहिदीन से संबंधित हैं। एटीएस में इंडियन मुजाहिदीन के अलावा भी जो कार्य किया गया है उसके बारे में भी अगले एपिसोड्स में जिक्र किया गया है। तो आप इनको देखेंगे तब आप इस बैकग्राउंड तक पहुंचेंगे कि कैसे इनको फांसी की सजा हुई है। मैं बहुत दावे से कह सकता हूं, उस अपने जो मैंने 23 सितंबर 2020 को जो 103 पार्ट अपलोड किया था, उसमें भी मैंने कहा था कि इतने एविडेंस हैं कि ट्रायल में इनका बच पाना मुश्किल है। मैं आज फिर कह रहा हूं कि जयपुर और दिल्ली के धमाकों में इतने एविडेंस हैं। देखिए इनका दिमाग, देखिए, ये ब्लास्ट करने के तुरंत बाद देश के सभी नामी गिरामी मीडिया हाउसेस को मेल करते थे।
ब्लास्ट के पहले साइकिल में या जहां कहीं इन्होंने लगा रखा है आईईडी, उसकी फोटो लगाते थे। उसके बाद ब्लास्ट होने के 10 मिनट के भीतर सबको मेल आ जाती थी और नीचे लिखते थे इंडियन मुजाहिदीन। और पूरे देश की एजेंसीज परेशान हो गई थी, क्योंकि ये चोरी के वाईफाई नेटवर्क से मेल किया करते थे। मुंबई से, पुणे से, दिल्ली से गाड़ियों में बैठ के रैकी करते थे, जहां इनको वाईफाई के सिग्नल मिल जाते थे अनप्रोटेक्टेड, उसी से लॉगिन करके मेल कर दिया करते थे। और जिसका, गरीब का, बेचारे का वाईफाई इस्तेमाल होता था, वो कई कई हफ्तों तक पुलिस थानों में बुला बुला के पूछताछ होती थी। इसलिए मुश्किल हो गया था इनका पता करना। भटकल बंधु जो बाहर से बैठ के ऑपरेट करा रहे थे, उनके थ्रू धीरे 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 धीरे, और भला वो मोहन चंद शर्मा का, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, अगर ये बाटला हाउस का एनकाउंटर न होता तो इंडियन मुजाहिदीन के पूरे स्ट्रक्चर का पता भी न लगता। बहुत टाइम लगता ये पता होने में कि संजरपुर से ये सारा स्ट्रक्चर ऑपरेट किया जा रहा है। तो हमारे किस्सा गोई परिवार के जिन तमाम लोगों ने कल ये अनुरोध किया था कि इस ट्रायल और फांसी के बारे में भी कुछ बताएं, तो मेरा मानना भी है और मेरा दायित्व भी है, क्योंकि मैं इस सब के बारे में पहले बता चुका हूँ। जिस जिस ब्लास्ट के संबंध में आप जानना चाहते हैं, क्योंकि इनमें से एक ब्लास्ट को छोड़ के सारे ब्लास्ट के मौके पर मैं अपनी टीम के साथ गया हूँ, एटीएस में रहते हुए। लिहाजा 101 में तो गठन की बात है, 2, 3, 4, 5 और 6, इसमें अगर आप समय देंगे तो आपको ये पूरी केमिस्ट्री का ज्ञान हो जाएगा कि आखिर किस तरह से इन्होंने पूरे देश में एक साजिश के तहत तरह तरह के हमले किए थे। कल वाले एपिसोड के बारे में भी एक जानकारी आपको मैं दे दूं। श्री प्रशांत मिश्रा ने लिखा है कि मेरे गांव, जो थाना घुंघटेर, जिला बाराबंकी का गांव है जमुआ, बैंक मैनेजर साहब जयबख्श सिंह इसी गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि उनकी पत्नी और बेटे की हत्या के बाद उनकी पहली पत्नी जेल चली गई। 1-2 साल जेल रहने के बाद फिर वो वापस आ गई। इस बीच में जयबख्श सिंह ने एक और शादी कर ली। मैंने कल कहा था कि जरूर उसने उनकी पहली पत्नी के भतीजे आनंद सिंह ने कहा था कि फिर ये शादी करेंगे तब देखा जाएगा, तो फिर उन्होंने वहाँ शादी कर दी। लेकिन इस बार इस नई पत्नी को वो लखनऊ के नए मकान में नहीं ले गए, उसे गांव में ही रखा। लेकिन इसी बीच पिछले साल की कोरोना में बैंक मैनेजर श्री जयबख्श सिंह की कोरोना में मृत्यु हो गई। ये अपडेट प्रशांत मिश्रा ने दिया है, जो उसी गांव के रहने वाले हैं। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, बार बार कुछ लोग, हमारे जो मित्र भी हैं, हमारे शुभचिंतक भी हैं, हमारे किस्सा गोई परिवार के सदस्य भी हैं, इस बात पे जोर देते हैं कि साहब अगर आप ट्रायल का नहीं पता लगा पाते तो किस्सा सुनाने से क्या फायदा। मेरी ये समझ में नहीं आता कि ट्रायल में उनका क्या इंटरेस्ट है। मैं क्राइम से बचने का, क्राइम के तरीके का, क्रिमिनल के बिहेवियर का, क्रिमिनल की मेंटेलिटी का, इन सब के बारे में चाहता हूं कि आप जानकारी रखें। 1000 बार बता चुका हूं, कम से कम 100 एपिसोड में बता चुका हूं कि उस जमाने की बातें जब हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का साधन नहीं था, सिर्फ गवाहों के बयान पे ये चीजें ट्रायल हुआ करते थे। लेकिन साहब नहीं, वो ट्रायल में क्या हुआ ये बताइए। 25 साल पहले ट्रायल में क्या हुआ। और एक ने तो बहुत ही अच्छी, क्या अभद्र टिप्पणी की है कि साहब आप रिटायर हो गए, अब तो कोई नहीं सुनेगा, आपको कोई क्यों बताएगा। हम क्यों जानना चाहें ये नहीं समझ में आता। ट्रायल की अगर कोई टेक्निकल दिक्कत है, यानी जब मैं बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत और बदायूं की जितनी बातें मैंने बताई, सब में ट्रायल की डेट तक बताई कि अगली तिथि कब है। उससे क्या लाभ हुआ उन लोगों को जो अब ट्रायल के बारे में पूछ रहे हैं। कहते हैं साहब किस्सा अधूरा लगता है, कहानी अधूरी लगती है। इसका मतलब आपका क्राइम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तमाम लोग आपको गूगल पे अवेलेबल मिलेंगे। आप उनको सब चीजें बताइए और उनसे पूछिए क्या हुआ होगा।
और उन्होंने ये भी लिखा है कि साहब आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, आप खुद नहीं पता करते हैं, लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, कैसे पता लगेगा? 25-30 साल के रिकॉर्ड्स या तो अदालत से पता लग सकते हैं या फिर संबंधित व्यक्ति से, दोनों तरफ के। कौन बताएगा? और क्यों इतनी कोशिश की जाए? कोशिश की गई, लेकिन अगर नहीं है तो सब पूरी टीम लगा के अपने सारे यारों को, दोस्तों को, अपने जितने लोग हैं किसी इसी काम पे लगा दें कि साहब ये मुकदमा छूटा कि इसमें सजा हुई है। क्या मिलेगा इससे? बहरहाल ये कल की अपडेट थी, मैंने आपको बता दी। आज जिस वाकये का मैं जिक्र करना चाहता हूं वो वाकया है 3 मार्च 2003 का। थाना है कैंट, जनपद है लखनऊ। लखनऊ में गन्ना संस्थान करके एक बड़ी जगह है जिसको केंद्रीय गन्ना संस्थान कहते हैं। उसके पास की झाड़ियों में, ये कैंट में है, नहर के पास है, बहुत बड़ा इलाका है जो रिसर्च सेंटर है केन का। उनकी झाड़ियों में एक छत विक्षत लाश मिली। ऐसा लगता था कि वो 3-4 दिन पुरानी लाश है, सड़ गल गई थी। पुलिस को सूचना हुई, पुलिस ने पंचनामा किया, पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम करने के बाद लाश की शिनाख्त नहीं हो पाई। लावारिस में 48 घंटे बाद जो एनजीओज लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करते हैं उनको वो सौंप दी गई और उस लाश का भी अंतिम संस्कार कर दिया गया। लाश के अंतिम संस्कार के बाद 5 मार्च 2003 को शाम के समय थाना कैंट के नेहरू रोड की रहने वाली एक महिला मंजू थाने पर आई और उन्होंने कहा कि साहब 24 फरवरी को मेरे पति गए हुए थे अपनी ड्यूटी पर, लेकिन लौट कर नहीं आए। मैंने इधर उधर बहुत तलाश किया, सब जगह तलाश किया, लेकिन उनका पता नहीं लग रहा है। उनकी गुमशुदगी लिख ली जाए। पहले तो जो इनिशियल टालमटोल होती है कि इतने दिन बाद क्यों आई, इतने दिन कहाँ ढूंढा आपने, अभी तक क्यों नहीं आई, रोज कितने बजे आते थे। बाहर जाने वाला उनकी ड्यूटी है कि यही रोज सुबह जाते हैं, शाम को चले जाते हैं। बहरहाल उसने जिद की, उनकी गुमशुदगी लिखी गई। हुलिया मांगा पुलिस वालों ने, क्या कपड़ा पहने हुए थे, सब उसमें लिखवा दिया गया। उसकी एसओपी फॉलो की गई जिसमें फोटोग्राफ, इश्तहार, टीवी, अखबार, इन सब में निकलवाने की बात होती है और साथ साथ जनपद के सभी थानों पे ये मैसेज कि कहीं से कोई लावारिस लाश या किसी अस्पताल में इस हुलिया का आदमी तो नहीं है। उसके साथ डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो डीसीआरबी में भी ये सूचना दी जाती है। यहां थाना कैंट ने अपने रिकॉर्ड नहीं देखे, एसओपी का पालन कराने के लिए उन्होंने सब जगह सूचना भेज दी। वायरलेस पे सभी थानों को और डीसीआरबी को नोट करा दिया। अगले दिन डीसीआरबी वालों ने वायरलेस पर ही उनसे कहा कि पहले अपने थाने का रिकॉर्ड देखिए। डीसीआरबी की सूचना के मुताबिक 3 मार्च को आपके यहां इसी हुलिये और कपड़े का पहनावे का एक व्यक्ति लावारिस लाश के रूप में पाया गया था, जिसका आपने पंचनामा करा के पोस्टमार्टम कराया था। कृपा करके वादी जिसने ये लिखाया है गुमशुदगी, उसको बुलवा के उस कपड़े और फोटो से उसकी पहचान कराइए। मंजू को थाना कैंट पर बुलाया गया और इस बीच में फील्ड यूनिट के जो लोगों ने फोटोग्राफ खींची थी वो फोटोग्राफ भी मंगा ली गई। जो पोस्टमार्टम के से पहले कपड़े उतारे जाते हैं, पोटली बनाकर थाने भेजी जाती थी, वो भी निकाल लिया। जो सामान उसके शरीर से और जैसे लॉकेट होता है, ताबीज होता है, इस तरह के जो सामान है वो भी निकाल लिए। मंजू को दिखाया गया। देखते ही मंजू दहाड़ मारकर रोने लगी और उसने बताया कि जो गुमशुदगी मैंने अपने पति की लिखाई थी ये वही है, वही कपड़े हैं, वही सामान है, वही डील डौल है, फोटो से भी वही है। अपने पति का नाम राजेंद्र कुमार बताया और ये बताया कि वो सेना में 4th श्रेणी के कर्मचारी हैं। 24 फरवरी को वो ड्यूटी पर गए थे, लेकिन तब से आज तक नहीं आए। थाने पर पीएम रिपोर्ट पहले से थी। देखिए थाने की लापरवाही, पहले तो उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स नहीं चेक किए। दूसरे, जब पीएम रिपोर्ट में ये आ गया था
कि मृत्यु किसी भारी वस्तु के सिर पर चोट पहुंचाने से और इंसाइज वूंड यानी शार्पेस्ट वेपन से हुई है, तब इनको तुरंत लावारिस में ही सही 302 का मुकदमा लिख लेना चाहिए था। पीएम रिपोर्ट जब निकाली तो उसमें इन सभी चोटों का जिक्र और स्कल पे मल्टीपल फ्रैक्चर लिखा हुआ था। फौरन उसको गुमशुदगी को 302 यानी हत्या की धाराओं में तरमीम किया गया और विवेचक ने विवेचना शुरू कर दी। चूंकि मृतक राजेंद्र सेना से संबंधित था, चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी था, इसलिए मिलिट्री पुलिस को भी सूचना दी गई और इस संबंध में उन्होंने भी आकर जानकारी ली और समय समय पर हर दूसरे तीसरे दिन वो इस घटना की प्रगति के बारे में विवेचक से पूछा करते थे। कैंट थाने का जो विवेचक था वो वही 3 चीजें जर जोरू जमीन यानी आशनाई, रंजिश और संपत्ति, इस पर उन्होंने अपनी विवेचना केंद्रित कर ली थी। अड़ोस पड़ोस के लोगों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, साथ के आने जाने वालों से सबके बयान नोट कर लिए, सबसे पूछताछ कर ली, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। विवेचना कहीं आगे नहीं बढ़ी। बिल्कुल ये नहीं पता लग पा रहा था कि आखिर इसके पीछे मोटिव क्या है। बिना मोटिव के कोई भी हत्या संभव नहीं है। विवेचक ने तब अंत में मिलिट्री पुलिस से मदद मांगी और ये कहा कि आप मेरी मदद करिए, मैं इनके वर्क प्लेस या जहां ये काम करते हैं वहां के लोगों से उनका बयान लेना चाहता हूं, इनका जो सर्विस रिकॉर्ड है वो भी देखना चाहता हूं। वहां किसी से कोई दिक्कत तो नहीं थी, प्रोफेशनल राइवलरी जिसे कहते हैं, इनके काम से कोई दूसरा चिढ़ता तो नहीं था। दूसरा, हमें यह भी देखना है कि इस बीच में क्या इन्होंने कोई लोन तो नहीं लिया था कि पैसे के लिए इनकी हत्या हो गई। मिलिट्री पुलिस ने उनकी मदद की, इनके साथ के लोगों के बयान नोट कराए। फिर जब ये ऑफिस पहुंचे, इनके ऑफिस के रिकॉर्ड के लिए, तो रिकॉर्ड में उनको 23 जून 1996 की लिखी हुई एक चिट्ठी, राजेंद्र की, मृतक की एक चिट्ठी मिल गई। उसमें राजेंद्र ने यह लिखा था कि मेरी पत्नी मंजू के संबंध राजेश से हैं जो मेरा सहकर्मी है और मुझे आशंका है कि मेरी पत्नी मुझे मरवा कर मेरे फंड और बीमे का पैसा हड़पना चाहती है ताकि वो राजेश के साथ ऐशो आराम से अलग रह सके। राजेंद्र ने अंत में यह भी लिखा है, ये रिक्वेस्ट लिखी कि अगर मुझे कुछ होता है तो मेरे फंड और बीमे का पैसा मेरी पत्नी के बजाय मेरी मां को दिया जाए। उसने अपनी मां का नाम और मां का पता भी उस प्रार्थना पत्र में अंकित कराया था। अंत में उसने ये भी लिखा कि मेरे इस पत्र को पूर्णतया गोपनीय रखा जाए, इसकी जानकारी किसी भी कीमत पर मेरी पत्नी को नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो वो राजेश के साथ मिलकर कोई न कोई साजिश जरूर करेगी जिसमें मेरा ही नुकसान होगा। इस एप्लीकेशन पर संबंधित अधिकारी ने, जो भी इसको देखते होंगे, उन्होंने एक आदेश भी किया था कि इस प्रार्थना पत्र पर नॉमिनी चेंज करने का काम नहीं किया जा सकता। प्रार्थी को बुलवा लिया जाए और नॉमिनी चेंज कराने की जो विधिक प्रक्रिया है उसे अवगत करा के, अगर उसे नॉमिनी अपनी मां को बनाना है तो उस प्रक्रिया का पालन करा दे ताकि इसकी पत्नी का नाम काटकर इसकी मां का नाम उस पर चढ़ा दिया जाए। रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसको बुलाया गया और आया भी। उसको पूरी विधिक प्रक्रिया समझाई गई कि इसमें किस तरह से एफिडेविट लगेगा, किस तरह से वहां के ग्राम प्रधान का सर्टिफिकेट लगेगा, तमाम चीजें होती हैं जब आप नॉमिनी चेंज कराते हैं। उसने पूरी बात समझ ली और ये कहा अपने अधिकारी से कि ठीक है साहब, मैं अपने वकील से बात करा के एफिडेविट तैयार करा के उसे लेकर आऊंगा और जमा करा दूंगा। लेकिन वो आया नहीं। इस बीच ऑफिस से ये भी पता लगा, रिकॉर्ड से ही, कि जब वो भर्ती हुआ था उस समय ऑफिस रिकॉर्ड में नॉमिनी उसके पिताजी थे जिनकी बहुत पहले मृत्यु हो गई। और अभी हाल यानी 96 के पहले जब इसने प्रार्थना पत्र दिया था
जो रिकॉर्ड पे था, उसके साल, 1.5 साल, 2 साल पहले ही उसकी पत्नी इसको लेकर आई थी और उसने पूरी विधिक प्रक्रिया का पालन कराया था। रोज रोज आती थी कि उसका नाम नॉमिनी में चढ़ा दिया जाए, और वो नाम उसका नॉमिनी में चढ़ा दिया गया। रिकॉर्ड्स में वो नॉमिनी हो गई राजेंद्र की। आईओ को बहुत अच्छी लीड मिल गई कि जब मृतक ने ही लिख रखा है कि मेरी पत्नी के फलां व्यक्ति से संबंध है और वो मुझे मरवा सकती है, तो सबसे पहले उसी व्यक्ति को लाया जाए। राजेश, जो दिलकुशा कॉलोनी का रहने वाला था, कैंटोनमेंट में ही उसे थाने पर लाया गया। साधारण तरीके से तो कोई बता नहीं रहा, खातिरदारी की गई, बहुत ज्यादा रजिस्ट नहीं कर पाया और उसने फिर पूरा वाकया बताया। उसने बताया कि हम और राजेंद्र दोनों साथ साथ काम करते थे, मेरा इनके यहां आना जाना था। इसकी पत्नी बहुत महत्वाकांक्षी और बहुत अपडेट रहने वाली थी। मेरे धीरे धीरे उससे संबंध हो गए। उसी ने मुझसे एक बार पूछा कि ये पता कर दो कि उसमें नॉमिनी किसको बनाया है, क्योंकि उसे कहीं से ये पता लगा था कि हम लोगों के साथ के ही एक उमेश की रोड एक्सीडेंट में जब मृत्यु हो गई तो उसकी पत्नी को कितना पैसा मिला। वो उसी कॉलोनी में रहते भी थे, उसे ये पता था कि काफी बड़ा पैसा मिला था। बातचीत करते करते उसने इससे कहा, ये पता करो कि अगर राजेंद्र मरेगा तो हमें कितना पैसा मिलेगा। इसने ऑफिस के रिकॉर्ड को देख के बताया कि तुम्हें एक नया पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए क्योंकि उसमें नॉमिनी उसके पिता का है, नाम दिया हुआ है। यह राजेंद्र को चाहिए था कि जब उनके पिता की मृत्यु हो गई तो नॉमिनी में तुम्हारा नाम चढ़वा दें। बस उसी दिन से ये राजेंद्र के पीछे पड़ गई और रोज ऑफिस के चक्कर लगाते लगाते 10-15 दिन में उसने अपना नाम नॉमिनी में चढ़वा लिया। वैसे भी वो हमेशा ये पूछा करती थी कि पैसा इतना ही देते हैं, इनकी तनख्वाह कितनी है, कितना पैसा कटता है, फंड में कितना पैसा है, इस तरह की बातें वो पूछा करती थी। राजेश ने ऐसा बातचीत में बताया। फिर एक दिन उसने कहा कि अब पता करके बताओ कि अगर राजेंद्र मर जाए तो इस समय मुझे कितना पैसा मिलेगा। फिर उसने जोड़ घटा के अपने से ही राजेश ने कहा कि मैंने पता किया है, इतना लगभग इतना मिलेगा। तब उसने कहा कि इसको मार दो, इतना पैसा जो मिलेगा इसमें से 50,000 रुपए मैं तुमको दे दूंगी। राजेश कहने लगा कि मैं बराबर आज और कल और परसों ये वो करके टालता रहा। उसका कारण ये था कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं राजेंद्र को मार दूं। धीरे धीरे उसकी भी समझ में आ गया कि मैं टाल रहा हूं। उसने मुझसे दूरी बना ली और एक दूसरे सहयोगी बाबूलाल से संबंध स्थापित कर लिए। और उसने देखा कि ये नहीं कर पा रहा है तो बाबूलाल को उसने 20,000 रुपए एडवांस दे दिए। फिर मैं एक दिन गया, पहले तो वो मिलने से मना करती रही, काफी दूरी बना ली थी। जब फिर मैं एक दिन गया तो उसने कहा अच्छा ठीक है, बाबूलाल को मैंने एडवांस दे दिया है, इसकी मदद कर दो, इसको रास्ते से हटा दो, मेरे पति को। जितना बाबूलाल को दूंगी उतना ही लगभग पैसा मैं तुम्हें भी दे दूंगी। उसने कहा अब क्या बात हो गई? उसने कहा कि देखो, ये जब भी राजेश को आगे पीछे कहीं देख लेता है, मोहल्ले में देख लेता है, तो आते ही मुझे बहुत जलील करता है, मुझे बहुत परेशान करता है। और इस बीच में उसने शराब पीनी भी शुरू कर दी है। राजेश ने बताया कि वो इतना परेशान हो गया था अपनी पत्नी से, मंजू से, कि उसने शराब पीनी शुरू कर दी और 6 महीने में ही उसे शराब की लत लग गई। हमने और बाबूलाल ने मिलकर डिसाइड किया कि इसको शराब के बहाने ही बुलाकर मारा जाए। 24 फरवरी को ऑफिस से निकलते समय यह कहा गया कि चलते हैं, आज दारू पीते हैं। वो फौरन तैयार हो गया। अंबेडकर नगर मैदान के पुरानी चुंगी के पास के ठेके पर तीनों ने छक के शराब पी। जानबूझकर राजेंद्र को ज्यादा शराब पिलाई गई। लौटते समय जब वो बिल्कुल नशे में हो गया
तो उसे केंद्रीय गन्ना संस्थान के पास ही जमीन पर गिराकर बाबूलाल ने चाकुओं से 20 चाकू मार दिए। उसके बाद उसके सिर पर एक बड़े पत्थर से 3-4 बार चोट पहुंचाई, जिससे उसका चेहरा और सिर विकृत हो गया। बहुत सुनसान जगह है, अब तो काफ़ी वहाँ सड़कें बन गई हैं, लेकिन उस ज़माने में बंगला बाजार तिराहे से और तेलीबाग तक बहुत ही सुनसान था। रोड नहीं थी, कोई कॉलोनी नहीं थी, कोई बस्ती नहीं थी। वहाँ लाकर फिर गन्ना संस्थान की उस समय बाउंड्री भी नहीं थी, अब बहुत अच्छी उसकी बाउंड्री बन गई है। गन्ना संस्थान की झाड़ियों में लाकर उसकी बॉडी को फेंक दिया। और बाबूलाल और राजेश रोज दिन में 2 बार जाके देखते थे कि उसको किसी ने देखा कि नहीं देखा। 4 दिन हो गया, न तो किसी ने पुलिस को बताया और न पुलिस को जानकारी हुई। चौथे दिन उसने वहां भीड़ भाड़ और पुलिस देखी। जाकर खुशी खुशी मंजू को बताया कि अब पुलिस उसकी बॉडी को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए ले जाएगी। अगले दिन अखबार में छोटी सी खबर भी देखी कि अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है, जिसकी उम्र इतनी इतनी, जो पुलिस के प्रेस नोट में जाता है वो चीजें लिखी हुई थी। जब ये लोग मुतमईन हो गए कि अब उसकी अंत्येष्टि हो चुकी होगी, तब मंजू से गुमशुदगी लिखवाने के लिए थाने पर भेजा, क्योंकि बाबूलाल ने बताया कि मैंने पता कर लिया है, बिना एफआईआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के फंड और बीमे का पैसा नहीं मिलेगा। इस गरज से वो गुमशुदगी लिखवाने गई और अगले दिन सुबह तक पता ही लग गया कि वही व्यक्ति है जो अज्ञात में जिसका पोस्टमार्टम कराया गया है। राजेश और बाबूलाल को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आज की घटना, एक महिला का अति महत्वाकांक्षी होना और पैसे का बहुत ज्यादा मोह होना, यह बहुत ही खतरनाक और दुखदाई हुआ इस घटना में। और इतनी महत्वाकांक्षा और पैसे की इतनी लालच ने उसे एकदम अंधा कर दिया। उसे अपने और गैरों में फर्क भूल गया और उसने इसी पैसों के लिए कुछ भी करने की ठानी और पति की हत्या करा दी। बीमा और फंड की एक मुश्त रकम की लालच, इसको हथियाने के लिए उसने 2 लोगों से संबंध बनाए। किस हद तक वो चली गई और फिर उनको मरवा भी दिया। अति महत्वाकांक्षी होना कोई बुराई नहीं है, खराबी नहीं है, सबको महत्वाकांक्षी होना चाहिए, लेकिन अति महत्वाकांक्षी होना उस चीज के लिए जिस पर उस समय आपका कोई हक नहीं है। शॉर्टकट से आप अपनी इस महत्वाकांक्षा को पूरा करना चाहते हैं और यही अपराध को जन्म देता है। यह बात महिला और पुरुष दोनों पर लागू होती है। मैं कम से कम 15 या 20 अपराध की ऐसी घटनाएं बता चुका हूं जिसमें इसी लालच में कि जल्दी से 10 बीघे जमीन का मालिक बन जाऊंगा, या अगर इसको मार दिया जाए तो मेरा बेटा इस पूरी प्रॉपर्टी का वारिस हो जाएगा। शॉर्टकट में, लालच में, अधिक महत्वाकांक्षा में हमेशा अपराध जन्म लेता है। इसलिए घर परिवार में, हमारे किस्सा कोई परिवार में, यदि किसी का भी किसी धन के लिए, जैसे वो राजेश से बार बार तनख्वाह के बारे में पूछती थी, अगर कोई भी व्यक्ति किसी के धन के लिए, उसकी संपत्ति के लिए जरूरत से ज्यादा पूछताछ कर रहा है तो सतर्क हो जाना चाहिए। आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।